हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम यशपाल द्वारा लिखित लखनवी अंदाज पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा से ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव होने के कारण वे जेल भी गए। सन 1976 में उनकी मृत्यु हुई। उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पीढ़े की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाधीनता और सजीवता उनकी रचनाओं की प्रमुख विशेषताएं हैं। पाठ का परिचय। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य में यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। लखनऊ अंदाज पाठ का सार इस प्रकार है। मुसप्पल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकते और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अर्थात किसी शहर के आसपास से होने वाली जो एकमात्र ट्रेन चलती थी, वह अपने चलने की तैयारी में अपना हॉर्न बजा रही थी। लेखक ने सोचा कि आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं और फिर दूर भी नहीं जाना है। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच लेंगे और साथ में खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्य को भी देख लेंगे। इसलिए उनने सेकंड क्लास का टिकट जो है ले लिया और उस सेकंड क्लास के टिकट से ट्रेन में सवारी करने की योजना बनाई। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास का एक छोटे डिब्बे को खाली समझ करके जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। 1940 में कम होंगी सवारियां, लेकिन ठीक वैसा अनुमान हुआ। अर्थात बिल्कुल ऐसा नहीं था कि डिब्बा खाली था, वहाँ कोई न कोई मौजूद था। एक बर्थ पर एक लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सूदा से पालते मारे बैठे थे। अर्थात कोई लगता था कि उनके चेहरे मोहरे से वो नवाब हैं और आराम से सूदा अनुसार अपनी पालती मार करके वहाँ पर उनको बैठे हुए बर्थ पर मिले। सामने तो ताजे चिकने खीरे तौले पर रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूदन से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन के स्वप्न में असंतोष दिखाई दिया। और जैसे उन्हें देखा कि तौले में 2 खीरे हैं और इतने में लेखक जब अंदर गए तो उन्हें लगा कि अर्थात उस सज्जन का लेखक को ट्रेन में अपने ही डिब्बे में आना अच्छा नहीं लगा। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हूँ या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने का संकोच में हूँ। लेखक ने एहसास किया कि या तो उनके कहानी चिंतन में बाधा पड़ेगी, वो भी कहानी के बारे में सोचते थे, या वो खीरे अकेले में खाना चाहते थे, उसमें उनकी बाधा होगी है। इसलिए वो जो है मेरे यहाँ आने संतुष्ट नहीं है। नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने ही पर्स पर बैठ करके आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। अर्थात आत्मसम्मान में आंखें चुराने का मतलब है, अगर नवाब साहब जो वहाँ पहले बैठे थे, नेवान साहब उनको स्वागत करना चाहिए था। जब उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई
तो लेखक ने भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, अर्थात लेखक को उनसे कोई दिलचस्पी न हो, ऐसा उनने उस व्यक्ति को एहसास दिलाया। अब लेखक कहते हैं कि मेरे खाली बैठे बैठे सोचते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगी। उन्होंने कहा उन्हें क्यों असुविधा हुई होगी और क्यों जो है क्या है वो संकोच कर रहे हूँ इसमें। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से, किफ़ायत के विचार से सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गंवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश अर्थात जनसामान्य व्यक्ति उन्हें महिला दर्जे में मध्यम से लेकर टिकट में सफ़र करते देखी। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही उनने जो है खीरे भी खरीद ले हूँ। अब किसी सामान्य व्यक्ति के सामने वो खीरा कैसे खाएंगे। हम कनखियों से नवाब साहब को देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे कि खीरा खाएं या न खाएं। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक़ फरमाइए, अर्थात आप जो है खीरे खाएंगे करके हमसे पूछ लिया। नवाब साहब का सहसा भाव प्रदर्शन अच्छा नहीं लगा। पहले उन्हें ध्यान नहीं दिया, फिर खीरे की दावत देने लगी और हमें भांप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये कोई सामान्य व्यक्ति है। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाएंगे, अर्थात ने कहा धन्यवाद, आप ले सकते हैं। लेखक कह रहा है मैंने शहर से जो है सधन्यवाद उनको मना कर दिया खीरा खाने से। नवाब साहब ने फिर एक पर खिड़की से बाहर देखकर गौर किया कि दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरे के सिर काटे, उन्हें गोद का झाग निकाला, फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फावों को कड़ी से तौलिए पर सजाते रहे। एक एक करके उनको सजा लिया और लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं खीरे वाले बेचने वाले। शायद उन्हें वहीं से उनसे लिया हो। नवाब साहब ने बहुत कड़ी से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी पूर्वक दी। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पर्श की इस प्रक्रिया में उनका मुख धीरे धीरे स्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था, अर्थात वो खीरे का आनंद लेने के लिए आतुर हो रहे थे। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया और वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, अर्थात जब स्वाद लीजिए, यह यहाँ का प्रसिद्ध खीरा है, बालम में सर्वश्रेष्ठ। नमक में छिड़क दिए जाने के से ताज़े खीरे की बुनियादी फांका देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, नहीं इच्छा है खाने की और मेरा भी ज़रा कमज़ोर है, ज़रा पेट की भी दिक्कत है। किबला शौक़ फरमाएं, आप खा सकते हैं। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, लंबी सांस ली। खीरे की एक फांक उठाकर होंठों तक ले गई, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भराए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना में रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंक देगी, अर्थात सब कुछ करने के बाद उन्होंने केवल नाक तक ले जाकर के सूंघ कर ही खीरे का आनंद लेकर के खीरे को जो है खिड़की से बाहर कर दिया। नवाब साहब ने खीरे को सब फांकों खिड़की से बाहर फेंक कर तौले से हाथ और होंठ पोंछ ली और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। माने कह रही हूँ, यह है खानदानी रईसों का तरीका, अर्थात जो अमीर वर्ग के लोग होते हैं, उच्च वर्ग के लोग केवल सूंघ कर भी खीरे का आनंद ले सकते हैं। ये नवाब साहब कुछ इस तरह से जो है लेखक को दिखाना बताना चाहते थे। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत
और नकाशत। अर्थात जो खानदानी लोग होते हैं कुछ इस प्रकार से दिखावे में जीते हैं, ये कहने का भाव है। कहने का भाव है स्वच्छता, शिष्टता और शिष्टाचार। नवाब साहब खीरे केवल नाक तक ले जाकर उन्हें छोड़ दिया, सुनकर ही खीरे का आनंद ले लिया। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, सुंदर तरीका। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? क्या पेट भर सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट की ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारे देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। कहने का आशय है खीरा होता बढ़िया है लेकिन आश्वासन से पचने वाला, शकील का मतलब आश्वासन से पचने वाला नहीं होता है। नामुराद मेरे पर बोझ डाल देता है और अगर पेट बढ़िया न हो तो अर्थात पेट में दिक्कत परेशानी कर देता है। ज्ञान चक्षु खुल गई, अर्थात हमें खीरे के बारे में जो है नया ज्ञान प्राप्त हो गया। लेखक कहता है पहचाना यह नई कहानी के लेखक खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने क्या डकार आ सकता है। तो क्या बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्र के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है? तो इस प्रकार से नई कहानी के लेखकों पर भी लेखक ने यहाँ पर जो है व्यंग्य किया है। धन्यवाद।